स्वागत है आपका आवाज एट 9 में। सबसे पहले देखेंगे आज की टॉप स्टोरी। आज के पहले शायद बहुत लोगों को ये पता नहीं था कि बेन बर्नांके कौन है। आज तो बहुत सारे भारतीय निवेशकों को इसका अच्छे तरह से इल्म हो गया है कि ये कौन है आदमी जिसके एक बयान ने दुनिया भर के बाजारों में भूकंप जैसा एक इफेक्ट किया है। ये देखिए क्या हुआ है आज भारतीय बाजारों में। सेंसेक्स 526 पॉइंट नीचे, रुपए रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहा है, करीब 60 तक आज पहुंच गया और सोने में करीब 3% की गिरावट। तो क्या करे अब निवेशक ऐसे बाजार में जहां सोने में इतनी गिरावट है, रुपए भी टूटा हुआ है और इक्विटीज में भी इतना हाल खराब है। बताएंगे आगे आज के कार्यक्रम में। दूसरी हमारी बड़ी स्टोरी, पिछले हफ्ते वीरप्पा मोइली ने कहा था कि कई सारे इंपोर्टर्स की लॉबी उन पर दबाव डाल रहे हैं कि गैस के दाम नहीं बढ़ाए जाए। ऐसा लग रहा है कि शायद कल उनकी मुराद पूरी हो जाए, क्योंकि सीसीए में बैठक में नेचुरल गैस के दाम पर एक बड़ा फैसला आ सकता है कि दाम बढ़ सकते हैं। इस पर करेंगे हम चर्चा आगे। और तीसरी बड़ी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। आपको याद होगा कि काले धन को लेकर काफी हो हल्ला मचा था कुछ साल पहले। एक व्हाइट पेपर भी लाई थी सरकार ने। तो सरकार तो लाते रह गई अपनी व्हाइट पेपर, लेकिन स्विस बैंक में भारतीयों का पड़ा हुआ पैसा कम हो गया है, रिकॉर्ड लो पर पहुंच गया है। अब स्विस बैंक में सिर्फ 9,000 करोड़ रुपए बचे हैं। कहां हैं बाकी के पैसे, ये तो किसी को भी पता नहीं। इस स्टोरी पर भी हम नजर डालेंगे आगे आवाज एट 9 में। स्वागत आप सबका एक बार फिर। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता, मेरे साथ है कविता थपलिया। नमस्कार। और इन बिग स्टोरीज के अलावा आइए डालते हैं कुछ और सुर्खियों पर नजर। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सुब्रत रॉय को भेजा समन, लगा रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। इस खबर के भी डिटेल्स बताएंगे आगे। 1 जुलाई से लगेगा कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। आज आया नोटिफिकेशन, सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर पर मोहर लगी। पिज्जा और बर्गर डिलीवरी करने वाले रेस्टोरेंट पर नहीं लगेगा सर्विस टैक्स, लेकिन वित्त मंत्रालय इस पर नहीं जारी करेगा सफाई। उत्तराखंड की बाढ़ में फंसे 22,000 लोगों को बचाया गया। 62,000 लोग अभी भी फंसे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बचाव काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। सरकार की फंसे हुए हाईवे प्रोजेक्ट को आसानी से कर्ज दिलाने की कोशिश, बैंकों को मिल सकता है प्रोजेक्ट की लागत के आकलन का अधिकार। और महिलाएं शॉपिंग के लिए सबसे ज्यादा करती है गूगल सर्च का इस्तेमाल। बताएंगे महिलाओं के इंटरनेट ट्रेंड पर गूगल की खास रिपोर्ट। और अब बात करते हैं आज की चौतरफा गिरावट की। भारत समेत दुनिया भर के बाजारों में आज कोहराम मचा। जी बिल्कुल कविता, इसके पीछे वजह है छोटा सा लेकिन बेहद ताकतवर शब्द QE3। और अमेरिकी इकोनॉमी मजबूती की तरफ तेजी से बढ़ रही है। फेडरल रिजर्व ने संकेत दिए हैं कि वो इस साल के आखिर तक स्टिमुलस पैकेज घटा सकता है। इस संकेत के आते ही दुनिया भर के बाजार चरमरा गए। सेंसेक्स 550 पॉइंट टूट गया, वहीं रुपए भी रिकॉर्ड कमजोरी के साथ करीब 60 के स्तर तक पहुंच गया। सोने चांदी का रंग भी फीका हो गया। बाजार के इस चौतरफा कोहराम का डिटेल बता रहे हैं हमारी टीम। हमारे साथ है अनिल सिंघवी, मार्केट एडिटर, हमारे सहयोगी हेमंत घई, बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या और हमारी संवाददाता प्रज्ञा सिंह। इन सब के पास जाएंगे आगे, लेकिन पहले एक बार देख लेते हैं कविता की क्या रहा है आज अमेरिकी बाजार का हाल। वरुण है हमारे साथ। देखिए, अगर आप अमेरिकी बाजार पे नज़र रखें तो एक बहुत ही दबाव में आपको यहाँ ट्रेड नजर आएंगे। और कल जब बेन बर्नांके का जो स्टेटमेंट आया था उसके बाद आप देखेंगे कि पूरे इंटरनेशनल मार्केट में ये दबाव देखने मिला था और सबकी नजरें इस पे टिकी थी कि आज अमेरिका बाजार में कैसा ट्रेड होता है। खुलते से ही आप अगर देखेंगे तो डाउ जोन्स में करीब 100 पॉइंट्स की यहाँ गिरावट देखने मिली थी। दो अहम आंकड़े आज यूएस मार्केट में आने वाले थे, जिसमें इनके जो जॉबलेस नंबर्स है उसके आंकड़े और साथ ही साथ इनके जो इनके एग्जिस्टिंग हाउसिंग सेल्स है उसके। तो जॉबलेस नंबर्स में तो करीब 18,000 जॉबलेस क्लेम्स यहाँ ऐड होते हुए दिखाई दिए। वहीं इनके जो एग्जिस्टिंग हाउसिंग नंबर्स है उसमें करीब 4.2% की बढ़त देखने मिली है। इसके बाद भी अगर आप देखें तो यूएस मार्केट में जो गिरावट थी वो जारी रही है। अगर आप डाउ जोन्स में नजर डालें तो करीब 200 से 250 पॉइंट की यहाँ गिरावट देखने मिली और ऐसा ही हाल आपको नैस्डैक और S&P में भी देखने मिलेगा। वही यूरोपियन बाजार की अगर आप बात करें तो यूरोपियन बाजार में बंद होते होते अगर आप देखें तो करीब
पौने 3 से 3% की आपको गिरावट यहाँ देखने मिलेगी। एक टाइम था करीब यूरोपियन मार्केट करीब 3.5% तक टूट चुके थे, यानी कि संकेत साफ है। जिस हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट में दबाव देखने मिला और खासकर यूएस में आज दबाव देखने मिल रहा है, भारतीय बाजार या और किसी बाजार को यहाँ जल्द हाथ मिलने के कोई भी संकेत नहीं है। जी वरुण, तो हाल यहाँ पर अमेरिका के बाजारों में भी खराब खुलते ही, लेकिन जानते हैं कि क्यों ऐसा एक रिएक्शन दिख रहा है दुनिया भर के बाजारों में। हेमंत घई हमारे साथ हैं। हेमंत, बेन बर्नांकी के बयान के बारे में सबसे पहले हमें बताइए, क्या संकेत दिए फेड रिजर्व के चीफ ने और क्यों कोहराम मचा है इसके बाद? जी, आपको याद होगा 22 मई को भी उन्होंने इसके संकेत दिए थे और उन्होंने कहा था कि आगे चलकर अगर यूएस की इकॉनमी रिकवर करती है तो वो क्वांटिटेटिव ईजिंग का दौर जो काफ़ी समय से चल रहा है, बल्कि तब से चल रहा है जब से हमने देखा था लीमन ब्रदर्स 2008 से कोलैप्स हुए थे, उसके बाद क्यूई का दौर शुरू हुआ था, वो दरअसल रोक सकते हैं या फिर बंद कर सकते हैं। और कल देर रात उन्होंने इसका ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि इस साल से ही शुरुआत हो जाएगी इस क्वांटिटेटिव ईजिंग को कम करने की और अगले साल मध्य तक इसको रोक दिया जाएगा। यानी $85 बिलियन पर मंथ का जो बॉन्ड बाइंग करती थी यूएस की सरकार, वो दरअसल बॉन्ड बाइंग करना बंद हो जाएगी। और इसी डर से दुनिया भर के बाजार टूट पड़े कि शायद अब लिक्विडिटी का फ्लो जो देखने को मिलता था इमर्जिंग मार्केट्स में और दुनिया भर के बाजारों में, वो उसके ऊपर शायद रोक पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बाजार दरअसल लिक्विडिटी पसंद करता है और ये नलका काफ़ी समय से खुला हुआ था। और अगर अब ये नलका बंद हो जाएगा तो यहाँ पर डॉलर्स कम आएंगे और इसीलिए हमने देखा कल डॉलर इंडेक्स में एक तेज मजबूती देखने को मिली और उसकी वजह से दुनिया भर की करेंसीज कमजोर होती हुई नजर आई। बिल्कुल, इस बीच आइए सुन लेते हैं एफओएमसी की 2 दिन की बैठक के बाद अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन बेन बर्नांकी ने आखिर कहा क्या। Going forward, the economic outcomes that the committee sees as most likely involve continuing gains in labor markets, supported by moderate growth that picks up over the next several quarters as the near-term restraint from fiscal policy and other headwinds diminishes. We also see inflation moving back toward our 2% objective over time. If the incoming data are broadly consistent with this forecast, the committee currently anticipates that it would be appropriate to moderate the monthly pace of purchases later this year. And if the subsequent data remain broadly aligned with our current expectations for the economy, we would continue to reduce the pace of purchases in measured steps through the first half of next year, ending purchases around mid-year. तो इसी बयान के बाद दुनिया भर में बाजारों में गिरावट शुरू हुई। क्या हुआ हमारे बाजारों का हाल, बता रहे हैं अनिल सिंघवी। अनिल, किस तरह के फैक्टर्स दिखे, कौन से स्टॉक्स थे जो सबसे ज्यादा टूटे इस बयान के बाद? अमेरिकी बाजार भले ही 200 पॉइंट की कमजोरी के साथ बंद हुए कल देर रात, लेकिन दुनिया भर के बाजार उससे कहीं ज्यादा कमजोर होते हुए दिखे, क्योंकि अमेरिकी बाजारों में भले ही Q3 खत्म होने की बात हो, लेकिन इकोनॉमिक रिकवरी की भी बात कही जा रही, तो वहां पर उतने बुरे संकेत नहीं थे। लेकिन दुनिया भर के बाजारों में जो लिक्विडिटी आ रही है उसके खत्म होने का खतरा काफी गहराता हुआ नजर आया। एशियाई बाजारों ने आज बेहद कमजोर शुरुआत की और 2-2.5-3% तक की गिरावट के साथ एशियाई बाजार बंद हुए। उसका इंपैक्ट भारतीय बाजारों पर भी पड़ता हुआ दिखा। हम जिन लेवल्स पर 5750 के आसपास खुले, वहीं से लगातार फिसलते हुए दिखे और गिरावट का आलम यह रहा कि दिन के लोएस्ट लेवल पर 5650 के आसपास जाकर निफ्टी पर क्लोजिंग होती हुई दिखी और किसी भी लेवल से बाजार ने रिकवरी का कोई संकेत नहीं दिया। दिग्गजों के साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी तेज गिरावट रही। बढ़ने वाले शेयरों की तादाद महज 200 थी और गिरने वाले शेयर 1000 से ज्यादा। वॉल्यूम्स भारी भरकम कल के मुकाबले में 2,67,000 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम्स आज देखने को मिले। मेटल शेयरों ने पूरी तरह से आज की कमजोरी को लीड किया। जिंदाल स्टील एंड पावर 10% लुढ़कता हुआ दिखा निफ्टी का हिस्सा होने के बावजूद, और टिस्को हिंडाल्को में भी ऐसी ही तेज गिरावट दिखी। वही रियल एस्टेट शेयर जो कि हाई बीटा माने जाते हैं, डीएलएफ, आईबुल और उसके साथ ही एचडीएल में तेज गिरावट दिखी। बैंकिंग शेयरों में चौतरफा बिकवाली दिखी और यह सेक्टर खास तौर से कमजोर रहा। दिग्गजों की बात करें तो निफ्टी के तीनों बैंक्स यहां पर तेज गिरावट दिखाते हुए नजर आए। वहीं मिड कैप शेयरों में अगर आप देखें तो देना, यूनियन, बैंक ऑफ इंडिया, ओबीसी, लंबी लिस्ट है जो 5 से 7%, 8% तक की गिरावट दिखाते हुए नजर आए। इनके अलावा निफ्टी के हाई बीटा स्टॉक्स काफी तेजी से गिरे। जेपी एसोसिएट, रिलायंस इंफ्रा को देख लिए 7% की गिरावट दिखी। वही भेल जैसा शेयर भी 5% कमजोर रहा। खबरों के दम पर जिन शेयरों में बड़ा एक्शन दिखा, सिंटेक्स 30 अगस्त से वायदा कारोबार से बाहर हो जाएगा, 7% का नुकसान इस स्टॉक पर दिखा। टूरिज्म फाइनेंस ये बैंकिंग लाइसेंस के लिए अर्जी देने वाला है, स्टॉक पर 11% का उछाल दिखा। एफटी और एमसीएक्स ये दो स्टॉक, एक तो कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स 1 जुलाई से लागू होने की वजह से और इनके प्रोमोटर्स को लेकर आईएलएफएस के साथ विवाद की जो खबरें आई है, इन दोनों ही खबरों के चलते स्टॉक्स में तेज गिरावट दिखी। हुई फ्रेशनेस का भी
इस स्टॉक में भी आज तेज गिरावट दिखी, क्योंकि इन्होंने सेबी के मिनिमम शेयर होल्डिंग करने के जो रूल्स हैं उसको चैलेंज करने का फैसला किया। स्टॉक में 9% की गिरावट दिखी। फ्यूचर रिटेल का आज वायदा कारोबार में कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया, क्योंकि यहाँ पर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के चलते कुछ समय के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ, तो यहाँ पर लेकिन आज 2% का उछाल दिखा। तो ये स्टॉक्स आज बाजार में काफी एक्शन में नजर आए। तो हमारे बाजारों में इस गिरावट पर जानकारों का कहना है कि बाजार में गिरावट और बढ़ सकती है। उनके मुताबिक निफ्टी 5,600 तक गिर सकता है। मार्केट जो स्थिति पे है वहां पर से और थोड़ा बहुत डाउनसाइड 5,600 तक तो दिखाई दे रहा है शायद कि इंडेक्स आ जाए। और उस समय एफआई का फ्लो क्या रहता है और रुपी किस लेवल पे रहता है, दोनों की बहुत क्लोजली इसको वॉच करना चाहिए, इसको देखना चाहिए। लेकिन जरूर लग रहा है कि 5,600 होने की चांसेस हैं करके। और फेडरल रिजर्व के इस फैसले का असर करेंसी बाजार पर भी पड़ा है। रुपए करीब 60 तक पहुंच गया आज के कारोबार में। बैंकिंग एडिटर प्रदीप पांड्या हमें दे रहे हैं ज्यादा जानकारी। प्रदीप, अब रिजर्व बैंक क्या इस वक्त पैरवी कर सकता है? क्या हाल रहा आज रुपए का? जिस तरह की गिरावट हमने रुपए में आते हुए देखी है, आज 60 का लेवल एक बारगी करीब छूने के बाद वहां पर आरबीआई की ओर से अच्छा सपोर्ट देखने को मिला, और जिसके चलते एक थोड़ा बाउंस आया, पर वो भी टिकता हुआ नहीं नजर आ रहा। डीलर्स का ये कहना है कि जिस तरह से पिछले हफ्ते आरबीआई ने एक डिसाइसिव इंटरवेंशन किया था 59 के लेवल पर, 60 पैसे नीचे ले जाकर क्लोजिंग कराई थी और उसके बाद वहां से शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई थी। इस बार इंटरवेंशन में इतनी ज़्यादा ताकत देखने को नहीं मिली है, यानी शायद आरबीआई भी वेट एंड वॉच के मूड में है और देखना चाहते हैं कि दरअसल मार्केट में डिमांड सप्लाई की पोजीशन कैसी है। 60 का लेवल वाकई इक्विलिब्रियम का एक पॉइंट है या नहीं जहां से एक रिवर्सल कराया जा सके, तो इसलिए आज केवल पैनिक रोकने की कोशिश यहां पर दिखाई दी है। इससे ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला है, और इसकी वजह डीलर्स ये बता रहे हैं कि फिलहाल हालांकि एफओएमसी की ओर से QE3 को काटने की उम्मीद में, आशंका में काफ़ी पैसे भारत के बाज़ारों से निकल चुके हैं, $4.5 बिलियन के आसपास डेट से और साथ ही साथ शेयर बाज़ारों से भी। तो ऐसी स्थिति में ये प्रोसेस हो सकता है कि आगे और जोर पकड़े, और अगर बाजार और नीचे के लेवल देखे तो शायद जो रुपए का बॉटम है वो यहाँ से 1 या 2 रुपए और भी नीचे जाकर बन सकता हो। तो फिलहाल स्थिति काफ़ी फ्लूइड है, और इस स्थिति में सीधे तौर पे यहाँ से कॉन्ट्रेरियन जाने की कोशिश प्लेयर्स बिल्कुल नहीं कर रहे, और शायद आरबीआई भी फिलहाल नहीं कर रहा है। अब सभी की नज़र इस बात पे है कि क्या सरकार कुछ ऐसे बोल्ड स्टेप ले सकती है जिससे कि रुपए को कुछ हद तक मदद मिलती हुई नजर आए। बिल्कुल, सीएलएसए के राजीव मलिक के मुताबिक रुपए में कमजोरी का सिलसिला अभी थमा नहीं है, अभी रुपया और कमजोर होगा। अब आरबीआई की आज होने वाली बॉन्ड नीलामी और एचयूएल के कल खुल रहे ओपन ऑफर के बाद ही रुपए की दिशा तय होगी। I think the trickier bit is always how resilient is the domestic macro policy making to be able to absorb it. And I don't think this is yet over. You know, we could get a bit of a near-term snapback depending on how good the take-up, for example, with the FII debt auction is, and what some of the capital inflow related to the HUL deal as and when they come through are. But I think rupee continues to be in a broader adjustment towards weaker levels. And we haven't seen the end of that story as yet, irrespective of what policymakers might choose to say. और इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हमारी चर्चा जारी रहेगी। आगे हम बात करेंगे कि सोने चांदी का क्या हाल रहा। बिल्कुल, और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे बाजार के जानकार विकास खेमानी, और कमोडिटी बाजार पर अपनी राय रखेंगे रवि सिंह। हम बात कर रहे हैं अमेरिकी फेड के बयान के बाद मचे कोहराम की। शेयर बाजार और रुपया की जमकर पिटाई हुई, लेकिन इधर सोना चांदी की कीमतों में भी जोरदार गिरावट आई है। सोना 3% से ज्यादा टूट चुका है, वहीं चांदी 5.5% तक लुढ़क गई है। हमारे साथ प्रज्ञा सिंह जुड़ रही हैं। प्रज्ञा, फेड के ऐलान के बाद सोने चांदी में जोरदार गिरावट देखने को मिली है, क्या ताजा जानकारी है आपके पास फिलहाल?
सोने और चांदी में लगातार तेज गिरावट जारी है। पैनिक सेलिंग हो रही है इन दोनों ही कमोडिटीज़ में। अगर हम सोने की बात करें MCX पर तो 1000 से भी ज़्यादा टूट चुका है सोना। वहीं चांदी में 2000 रुपये से भी ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है। एक दिन में इतनी भारी भरकम जो गिरावट है वो आ चुकी है। वहीं अगर हम कॉमेक्स की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हालात और भी ख़राब हैं। 32 महीने के निचले स्तर पर यहाँ पर कारोबार हो रहा है और 1300 का अहम लेवल जो है सोने में वो टूट चुका है कॉमेक्स पे। वहीं चांदी $20 के नीचे कारोबार कर रही है और ये सब कुछ हुआ है बर्नानके की उस बयान की वजह से कि QE3 बहुत जल्द ख़त्म हो सकता है, वक्त से पहले ख़त्म हो सकता है, क्योंकि अब निवेशकों को लग रहा है कि अमेरिकन इकोनॉमी में कहीं ना कहीं रिकवरी देखने को मिल रही है और इसीलिए वो अब यहाँ पर सोने और चांदी में निवेश नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा जो बयान आया है QE3 पे, उसकी वजह से जो डॉलर इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है। बाकी करेंसियों के मुकाबले डॉलर में बहुत ज़्यादा मजबूती देखी गई है, जिस वजह से सोने और चांदी पे दबाव बढ़ता ही जा रहा है। तो ये दो अहम कारण हैं जिसकी वजह से सोने और चांदी की लगातार यहाँ पर पिटाई हो रही है। जी शुक्रिया प्रज्ञा, हेमंत, अनिल सिंघवी और प्रदीप पांड्या हमको यहाँ बता रहे थे कि क्या था दुनिया भर के बाजारों का हाल। अब लेते हैं कुछ एडवाइस। कमोडिटी बाजार में भी आज भारी गिरावट, रुपए में भी और इक्विटीज में। इसके अलावा हमने आपको पहले ही बताया कि शेयर बाजार में करीब 526 पॉइंट आज सेंसेक्स टूटा। तो क्या होना चाहिए आगे का नजरिया, आइए इस पर बात करते हैं। विकास खेमानी आइडलवाइज सिक्योरिटीज के हमारे साथ हैं और साथ में है SMC कॉमट्रेड के रवि सिंह। रवि, पहले आपसे बात करेंगे। सोने चांदी में भारी गिरावट पहले से ही थी, डॉलर के मजबूती से कुछ राहत मिली थी लेकिन वो भी नहीं हुआ। आगे का ट्रेंड क्या नजर आ रहा है? देखिए अभी इस समय अगर पूरा देखें तो पूरी मेरे हिसाब से गोल्ड या सिल्वर या पूरे सेगमेंट को देखें तो यहाँ पर एक जो अपील है वो पूरी सेलिंग साइड पे है। तो यहाँ से अगर गोल्ड के प्राइसेस को अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि एक बार को करीब 26,200 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं इस पैनिक सेलिंग में। लेकिन ये भी है कि चूंकि इक्विटी मार्केट इतना ज़्यादा गिरा हुआ है या और मार्केट में इतना प्रेशर है कि यहाँ पर एक सेफ हेवन अपील के भी चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन फिर बाहर वोलेटिलिटी के हिसाब से या रुपये की कैलकुलेशन के हिसाब से देखें, चूंकि 60 रुपये चल रहा है, यहाँ पर अगर कैलकुलेट करें तो 26,200 से 500 तक का आपको लेवल एक बार को आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकता है। रवि, रुपए की कमजोरी को लेकर ही वापस से बात करना चाहेंगे। लगातार अगर ये कमजोरी बनी रही तो जाहिर सी बात है जो सपोर्ट मिल रहा है सोने को वो नहीं मिलेगा शायद। क्या कहेंगे आप, किन लेवल्स तक और सोना हम टूटते हुए देखते हैं फिर? देखिए अगर मैं यहाँ पर कविता जी अगर कंपैरिजन करूँ सिर्फ सोना इस समय गोल्ड जैसे 60 रुपीज़ है, अगर पुराने थोड़े लेवल्स पे जाएं और सपोज करिए कि रुपी थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है और वापस से 56 का लेवल आ जाता है और सेम अगर यही रहता है तो आप ये मान के चलिए कि इस समय जो हमें भाव देखने को मिलते वो 25,000 के भाव देखने को मिलते। तो ये सिर्फ अभी रुपी का इम्पैक्ट है। तो इसको इस समय अगर आप देखें तो रुपी को ही क्लोजली वॉच करके ही कमोडिटी में ट्रेड डालना चाहिए। और अगर स्ट्रैटेजी के हिसाब से देखें तो अगर गवर्नमेंट कोई स्टेप उठाती है और रुपी थोड़ा स्ट्रांग होता है, अगर स्ट्रांग होगा तो वो भी गोल्ड के लिए या सिल्वर के लिए थोड़ा निगेटिव ही होगा। उस केस में यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से सेल की स्ट्रैटेजी ज़्यादा अच्छी होगी। आने वाले टाइम पे आपको करीब 26,200 तक के लेवल, और अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से या फिर आप कॉमिक्स से अगर आप कंपेरिजन करें तो मुझे लगता है कि अगर 1290 का यहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा है बाहर में, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार 1270 या $1250 तक कम से कम आपको देखने को मिल सकता है। उस केस में आपको अगर रुपी का सेम वैल्यू के हिसाब से यानी 60 रुपीज़ के हिसाब से रखें तो आपको करीब 26,000 से 26,200 तक के लेवल आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, और इसी लिहाज में आप यहाँ बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। लेकिन रवि, चांदी में हम देख रहे हैं सोने से ज़्यादा यहाँ पर गिरावट है। इंडस्ट्रियल मेटल है चांदी, तो इसमें आपकी क्या राय बनती है? धौरी मार यहाँ पे हम चांदी पर पड़ती हुई देखेंगे? देखिए चांदी या फिर चांदी को देखें तो दो तरीके से ट्रेड होता है। अगर आप उसको देखें तो वो बेस मेटल को भी फॉलो करता है और साथ में अगर आप देखें तो गोल्ड को पूरी तरह से फॉलो करता है। इस समय चूंकि पूरी पैनिक सिचुएशन है, सेफ हेवन अपील आने के कोई ऐसे चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं, सारी जगह से पैसा कम होने की बात हो रही है। तो ये एक जो है इस समय अगर गोल्ड का ही जैसे मैंने कंपेरिजन बताया वैसे अगर सिल्वर का इस समय कंपेरिजन करें तो 38,000 के भाव होते सेम। आप 56 रुपए अगर आप रखते हैं और सिल्वर का जो इंटरनेशनल भाव इस समय चल रहा है
रहा है 1950 के आसपास। तो यहाँ पर अगर कंपैरिजन करें तो 38,000 के भाव आते हैं। इस समय अगर प्राइस के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कि एक बार को यहाँ पर अभी डाउन ट्रेंड रहेगा और करीब आने वाले समय में आपको 39,000 से 40,000 के भाव इंट्राडे में 2-1 दिनों में आपको देखने को मिल सकते हैं। जी रवि, यहाँ पर थोड़ा एक व्यू ले लेते हैं इक्विटीज पर भी। विकास खिमानी हमारे साथ है। विकास, क्या लगता है आपको कि अब FIIs का फ्लो जो अब तक डेट मार्केट से करीब 4.5 बिलियन से निकला है, इक्विटी से इतना पैसा बाहर नहीं गया है, आपको क्या डर है कि ये भी बाहर अब जाने लगेगा? इसके अंदर एक जो ट्रेंड वो बनेगा कि एक जो डॉलर का स्ट्रेंथ आ रहा है उसका सबसे पहला इम्पैक्ट होता है बॉन्ड मार्केट में, क्योंकि बॉन्ड मार्केट इज वेरी करेंसी सेंसिटिव मार्केट एंड उसका क्योंकि बॉन्ड मार्केट में रिटर्न्स भी बहुत लिमिटेड होते हैं तो उसका बहुत सेंसिटिविटी हाई होता है करेंसी को। तो उसकी वजह से जैसे जैसे आपने देखा कि इंडियन रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, वी हैव स्टार्टेड सीइंग द फ्लोस एंड दैट इज आल्सो इन टर्न पुट सम मोर प्रेशर ऑन द करेंसी। सो आई थिंक वो एक सिचुएशन हुई है। बट इक्विटी इन्वेस्टर्स की एक टॉलरेंस जो होती है वो काफी, मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक दूसरे इन्वेस्टर बॉन्ड इन्वेस्टर के बजाय थोड़ी करेंसी की टॉलरेंस ज्यादा होती है। और स्पेशली आई थिंक अगर इमर्जिंग मार्केट पूरी बास्केट की करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है तो इतनी ज्यादा पेनफुल वाली बात नहीं है। करेंसी एज फार एज द कंट्री इज कंसर्न, ये एक बहुत पेनफुल बात है कि अपनी करेंसी जो इतनी डिप्रिशिएट हो रही है इसके काफी रिपरकशंस हैं ऑन द इन्फ्लेशन, ऑन द import oil bill, on a lot of other factors. We have a lot of repercussions right now. But I think as far as the equity investors are concerned, I think they will take some time before they decide, because I think we have seen significant amount of flow coming through in the recent, last 1.5 years, and I think that has come knowing well that I think, some of the issues can come about. बिल्कुल। तो विकास जी, जैसे कि हम निफ्टी को देख रहे हैं अब 5,700 के भी नीचे, आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या ये सिर्फ पैनिक सेलिंग है? क्या ग्लोबल इन्वेस्टर में कॉन्फिडेंस अभी भी क्या इंटैक्ट है? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक इसमें अभी एक जो कल के इवेंट के बाद खाली एक चीज देखना पड़ेगा कि जो एक ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट के तरफ पिछले कुछ समय से फ्लो थे, काफी अच्छा एक इनफ्लो आ रहा था पूरे ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट साइड में, उसमें किस तरह का रुझान आता है। मुझे ये नहीं लगता कि एक बहुत ज्यादा रिवर्सल हो जाएगा उसके अंदर, क्योंकि अगर यूएस में ग्रोथ आती है, यूएस में ग्रोथ बनती है तो उसका फायदा इमर्जिंग मार्केट्स को भी होता है ना। उसमें खाली एक टाइमिंग हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में कैसा था, लॉन्ग टर्म में कैसा था, और शॉर्ट टर्म में परसेप्शन कैसा है, लॉन्ग टर्म में परसेप्शन कैसा है। पर मेरा ऐसा मानना है कि वो जो ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट का फ्लो आ रहा था पूरा, जिसका इंडिया एक डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज बेनिफिशियरी था, वो एक हो सकता है थोड़ा स्लो डाउन हो जाए। उसका इम्पैक्ट मार्केट पे एक तो मतलब एक्सपेक्टेशंस टेम डाउन हो रही है, दूसरा आई थिंक इन्वेस्टर थोड़े ज्यादा पैनिक है, उसका आज एक देखने को अपने को मिला जो अगेन एक्सेंचुएटेड हो गया, बिकॉज डोमेस्टिक इन्वेस्टर खरीदने के लिए खड़े हुए नहीं है, तो उस वजह से कुछ ज्यादा इम्पैक्ट हुआ। तो क्या विकास, यहाँ पर आप एक कॉन्ट्रेरियन व्यू ले रहे हैं? आपको लगता है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हालात सुधरेंगे? क्या ये खरीदने का समय है? मुझे लगता है कि आई थिंक खरीदने के लिए समय आएगा। मतलब अगर आप 2-3 साल के प्रीव्यू से खरीद रहे हैं तो डेफिनेटली एक अगले कुछ समय में खरीदने, जैसे मार्केट वीक मार्केट इज द बेस्ट टाइम टू बाय, बिकॉज आई थिंक डोमेस्टिक मैक्रोज आर काइंड ऑफ starting to improve, and some of the issues some of the things like inflation and interest rates have peaked out, so I think they will start improving. So I think from a long term perspective you can buy, but I think in the short term we'll have to see what kind of equations builds out on the currency side, on the in general in the markets. I think that can cause short term panic, and probably that could be used as an opportunity to sort of because from Indian perspective, Indian markets have seen a lot of negative, at a local level already being factored in the recent past. जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। विकास यहाँ पर कह रहे हैं कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हालात सुधरेंगे। रवि सिंह कह रहे हैं कि कमोडिटी से फिलहाल दूर रहिए। और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक इस वक्त। ब्रेक के बाद आवाज एट 9 में बात होगी हमारी एक्सक्लूसिव खबर पर, CCA की बैठक में क्या फैसले हो सकते हैं नेचुरल गैस और इम्पोर्टेड कोयले पर, और साथ ही सहारा को समन भेजेगा ईडी। इस एक्सक्लूसिव खबर के साथ लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कल कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में नेचुरल गैस और इंपोर्टेड कोयला पर बड़ा फैसला हो सकता है। क्या होने वाला है फैसला, इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर आए हैं हमारी दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, बताएं क्या जानकारी है आपके पास?
जी, आज होने वाली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी सीसीए की बैठक में कुल 8 एजेंडे शामिल किए गए हैं, लेकिन इसमें से 4 एजेंडे काफ़ी अहम हैं। जो सबसे बड़ा और जिसका लंबे समय से इंतजार था वो है नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ाए जाने को लेकर। यहाँ पे पेट्रोलियम मंत्रालय का प्रस्ताव है कि नेचुरल गैस की कीमतें $6.775 पर MMBTU कर दिया जाए। फिलहाल ये कीमतें $4.2 पर MMBTU है। ये बढ़ी हुई कीमतें 1 अप्रैल 2014 से लागू होंगी। प्रस्ताव के मुताबिक कीमतें अगर बढ़ जाती हैं तो गैस की उपलब्धता बढ़ेगी, साथ ही साथ रॉयल्टी के तौर पर सरकार की आमदनी बढ़ेगी। हालांकि इसका एक दूसरा पक्ष यह है कि ऐसे में गैस की कीमतें बढ़ने पर फर्टिलाइजर सब्सिडी थोड़ा बढ़ने का खतरा है, लेकिन इस अहम प्रस्ताव पर अंतिम मंजूरी मिल पाएगी कि नहीं, इसकी संभावना थोड़ी सी कम है, क्योंकि पेट्रोलियम मंत्री फिलहाल दिल्ली से बाहर हैं और किसी जरूरी कारणवश वो दिल्ली में नहीं आ पाए हैं। हालांकि इसके बावजूद 3 और बड़े फैसले हैं जिसको मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है। उसमें से एक है कोल पूल प्राइसिंग का फैसला, यानी इंपोर्टेड कोल और घरेलू कोल को मिला दिया जाएगा और दोनों की कीमतों का जो औसत कीमत होगा उस औसत कीमत पर पावर कंपनियों को कोयले की सप्लाई की जाएगी। जाहिर तौर पर औसत कीमत घरेलू कीमत से ज्यादा होगी, लेकिन ये बढ़ी हुई कीमत कंज्यूमर पर पास ऑन करने का फैसला लिया जा सकता है, यानी बिजली का बिल बढ़ सकता है। इसकी पूरी संभावना है, इसको कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है सीसीए से। तीसरा महत्वपूर्ण फैसला है वो ये कि खुले बाजार में सरकार 105 लाख टन गेहूं बेचने का फैसला ले सकती है और इसमें खास तौर से सस्ते दाम पे गेहूं बेचेगी और 1500 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का दाम रखा गया। इस कीमत पर सरकार गेहूं बेचेगी। हालांकि इससे सरकार को करीब 5400 करोड़ रुपए सब्सिडी का बोझ आएगा। इसके अलावा 20 लाख टन गेहूं एक्सपोर्ट करने का भी फैसला लिया जा सकता है। एक चौथा महत्वपूर्ण फैसला वो है विनिवेश की तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हुए सरकार निवेली लिग्नाइट में अपनी 5% हिस्सेदारी बेचने का भी फैसला ले सकती है और ये हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल के जरिए बेची जाएगी। यानी ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक काफी अहम होने वाली है और कई अहम फैसले हो सकते हैं जिसका लंबे समय से इंतजार था। जी, शुक्रिया लक्ष्मण सारी जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हुए सहारा ग्रुप के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। हमें सूत्रों से पता चला है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सहारा ग्रुप के खिलाफ समन जारी करने की तैयारी में है। समन सहारा चीफ सुब्रत रॉय सहित 3 डायरेक्टरों के खिलाफ जारी किया जाएगा। इस खबर पर और जानकारी के लिए चलते हैं हमारी संवाददाता श्रीमी चौधरी के पास। श्रीमी, क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अपने समन में कहेगी, क्या तैयारियां कर रही है? देखिए, ईडी के सूत्रों से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर दिया है और जल्द ही उन्हें समन भेजने वाला है। सहारा चीफ सुब्रत रॉय समेत उनके 3 डायरेक्टर्स अशोक राय चौधरी, रविशंकर दुबे और वंदना भार्गव के खिलाफ यहां समन भेजा जाएगा। समन में उन्हें मुंबई ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा और जितने भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन ईडी के सामने आए हैं उस पर उनको सफाई देनी होगी। हम आपको यहाँ याद दिलाना चाहेंगे कि फरवरी में सेबी ने सहारा की 2 कंपनियां, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन और सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन के खिलाफ ऑर्डर पास किया था। 24,000 करोड़ रुपए का जो रिफंड केस था निवेशकों का उसके खिलाफ, जिसके दौरान उन्होंने एग्जीक्यूटिव के बैंक अकाउंट जब्त किए थे, प्रॉपर्टी जब्त की थी और सेबी ने ईडी से भी सिफारिश की थी कि इस पर जांच की जाए। उन्होंने पूरी शिकायत की थी। 24,000 करोड़ के जो रिफंड की पूरी जानकारी है सेबी ने ईडी को सौंपी है, सारे डिटेल्स, और साथ ही कंपनियों के खिलाफ उन्होंने एक्शन लेने को कहा था, जिसके तहत ईडी को कई ऐसे सबूत मिले हैं जो ये बताते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। ईडी और सेबी के अलावा ईओडब्ल्यू भी इस पूरे मामले पर जांच कर रहा है। जी श्रीमी, अब ये बताइए कि अब तक जो जांच हुई है उसमें क्या पाया गया है? देखिए, अब तक जो ईडी को जांच में पता चला है उसके मुताबिक ईडी को शक है कि सहारा कंपनियां निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन विदेशों में कर रही हैं। दोनों कंपनियों में बड़ी तादाद में जो निवेशक दिखाए जाते हैं वो बोगस हैं, जाली हैं। जितने भी पते ठिकाने दिखाए जाते हैं निवेशकों के वो भी बोगस हैं। कई तरह की शेल कंपनियों ने निवेश किया है यहाँ पर। साथ ही गैर कानूनी स्कीम्स के तहत सहारा कंपनियों ने पैसे जुटाए हैं। सहारा की जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है एम्बे वैली, उसमें इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन के पब्लिक का पैसा लगा हुआ है और वही पैसा बाहर मॉरिशस और लंदन जैसे जगहों पे जाके ट्रांजैक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा कई तरह के आरबीआई और सेबी के नियमों का भी उल्लंघन होने का मामला सामने आया है। जी शुक्रिया श्रीमी सारी जानकारी के लिए। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे सीएनबीसी आवाज की खबर पर लगी मोहर। 1 जुलाई से लागू होगा सीटीटी। और उत्तराखंड में चल रहे बचाव कार्य का पूरा अपडेट इस छोटे से ब्रेक के बाद। अमेरिका में
में QE3 खत्म होने के डर से दुनिया भर के बाजारों में तेज गिरावट। सेंसेक्स 550 पॉइंट लुढ़का, 21 महीने की सबसे बड़ी गिरावट। लाइफ टाइम लो पर पहुंचा रुपया, इंट्राडे में छुआ 59.90 का स्तर। 59 रुपए 57 पैसे हुई डॉलर की कीमत। डॉलर की मजबूती ने सोने चांदी को भी दिया जोरदार झटका। सोना 1100 रुपए लुढ़का, चांदी में भी करीब 2500 की गिरावट। कॉमेक्स में सोने ने $1300 का स्तर तोड़ा। सरकार बढ़ा सकती है नेचुरल गैस के दाम, कल CCA की बैठक में फैसला मुमकिन। स्विस बैंकों के खातों से भारतीयों ने ज्यादातर पैसे निकाले, अब सिर्फ 9000 करोड़ रुपए बाकी। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सुब्रत रॉय को भेजेगा समन, लगा रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। इस खबर के भी डिटेल्स बताएंगे आगे। पिज्जा और बर्गर डिलीवरी करने वाले रेस्तरां पर नहीं लगेगा सर्विस टैक्स, लेकिन वित्त मंत्रालय इस पर नहीं जारी करेगा सफाई। उत्तराखंड की बाढ़ में फंसे 22,000 लोगों को बचाया गया। 62,000 लोग अभी भी फंसे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बचाव काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। 1 जुलाई से कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी CTT लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सोया ऑयल और ग्वार गम जैसी उन कमोडिटीज पर भी CTT लगेगा जो एग्रो प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग से तैयार होती है। कविता, बिल्कुल। CNBC आवाज ने कल ही आपको ये खबर दी थी कि CTT लागू करने का नोटिफिकेशन गुरुवार को आ सकता है। वित्त मंत्री ने जब बजट में नॉन एग्रो कमोडिटीज पर ट्रांजैक्शन टैक्स लगाने का ऐलान किया था, तब ये माना जा रहा था कि सिर्फ सोना, चांदी, कच्चे तेल जैसी कमोडिटीज ही CTT के दायरे में आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वित्त मंत्रालय ने CTT का नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये साफ कर दिया है कि जो प्योर एग्रो कमोडिटीज हैं, सिर्फ वही CTT के दायरे से बाहर होंगी। लेकिन अगर एग्री प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग से तैयार कमोडिटी की फ्यूचर ट्रेडिंग होती है तो उस पर CTT लगेगा। मसलन सोयाबीन पर CTT नहीं लगेगा, जबकि सोया ऑयल पर लगेगा। ग्वार सीड पर नहीं लगेगा, ग्वार गम पर लगेगा। इस बारे में कोई दुविधा ना रहे, इसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन में ही 23 कमोडिटीज की एक लिस्ट शामिल कर दी है जो CTT के दायरे से बाहर होंगी। इनमें कपास, गेहूं, चना, हल्दी, ग्वार सीड और सरसों जैसे आइटम शामिल हैं। इन 23 के अलावा बाकी सभी कमोडिटीज पर 1 जुलाई से 0.01% CTT लगेगा। CTT किस कमोडिटी पर लगेगा, किस पर नहीं, इस दुविधा को दूर करने के लिए वित्त मंत्रालय ने यह भी तय किया है कि जब भी किसी नई कमोडिटी में फ्यूचर ट्रेडिंग की शुरुआत होगी तो ये तय करने का अधिकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास होगा कि उस पर CTT लगे या नहीं। CTT वसूलने की जिम्मेदारी कमोडिटी एक्सचेंजों पर होगी। अगले महीने की 7 तारीख तक पिछले महीने वसूले गए CTT को सरकार के पास जमा कराना जरूरी होगा। जानकारों की माने तो सरकार के इस फैसले से न सिर्फ MCX बल्कि NCDEX समेत दूसरे कमोडिटी एक्सचेंज जहां एग्रो कमोडिटी की ट्रेडिंग होती है के वॉल्यूम पर असर पड़ सकता है। हालांकि इससे सरकार को सालाना करीब 4000 करोड़ रुपए की आमदनी की संभावना है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। और डॉलर के मुकाबले रुपए की बढ़ती कमजोरी और तेल के महंगे इंपोर्ट से बचने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय जल्द ही चीनी कंपनियों से 55 करोड़ लीटर एथेनॉल खरीदेगा, जिसे पेट्रोल में मिलाकर बेचा जाएगा। बिल्कुल। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एक बैठक के दौरान प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने पेट्रोलियम मंत्रालय को इस बारे में जल्द कदम उठाने के लिए कहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने की वजह से पिछले हफ्ते पेट्रोल के दाम 2 रुपए भले बढ़ गए हों, लेकिन बार बार ऐसा ना हो इसका रास्ता सरकार ने तलाश लिया है। सूत्रों के मुताबिक पेट्रोल में मिलाने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियां 55 करोड़ लीटर एथेनॉल चीनी कंपनियों से खरीदेंगी। जनवरी में इस बारे में टेंडर जारी करके सुस्त बैठी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अब हरकत में आ गई हैं और जल्द ही एथेनॉल खरीदने का सौदा पूरा करने वाली हैं। चीनी के बाय प्रोडक्ट एथेनॉल मिलाने से तेल कंपनियों को करीब 9 रुपए प्रति लीटर का फायदा होगा। इतना ही नहीं, ऑयल इंपोर्ट से सरकारी खजाने को होने वाले नुकसान में करीब 3000 करोड़ रुपए की कमी आएगी। साथ ही चीनी कंपनियों को करीब 4000 करोड़ रुपए का फायदा तो होगा ही। सूत्रों के मुताबिक पिछले हफ्ते हुई कैबिनेट की बैठक में रुपए की कमजोरी का मुद्दा उठा। इस दौरान महंगे होते तेल इंपोर्ट पर चिंता जताई गई और पेट्रोलियम मंत्रालय से कहा गया कि महंगे तेल इंपोर्ट से बचने के लिए बड़े पैमाने पर एथेनॉल की खरीदारी की जाए।
दरअसल सरकार ने पिछले साल नवंबर में ये तय किया था कि पूरे देश में पेट्रोल में 5% एथेनॉल मिलाना जरूरी किया जाए। इस फैसले को लागू करने के लिए चालू कारोबारी साल में 105 करोड़ लीटर एथेनॉल ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को खरीदना था, लेकिन अभी तक इन कंपनियों ने सिर्फ 55 करोड़ लीटर एथेनॉल के टेंडर जारी किए हैं। इतना ही नहीं, जनवरी में टेंडर जारी करने के बाद अभी तक सिर्फ 1.25 करोड़ लीटर एथेनॉल खरीदने के सौदे हुए हैं। लेकिन अब बदले आर्थिक माहौल और प्रधानमंत्री की तरफ से दबाव को देखते हुए एथेनॉल खरीदने में तेजी आने की संभावना है। चालू कारोबारी साल के लिए बाकी बचे 50 करोड़ लीटर एथेनॉल देने के लिए चीनी कंपनियां तैयार हैं। इसके लिए ओएमसी आने वाले दिनों में दोबारा टेंडर जारी कर सकती हैं। ये टेंडर हमारे सीजन में थोड़ा लेट आया था और हमने बहुत सारा अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट दूसरे को डिमांड दे दिया था। इसीलिए हमारा ये कहना है कि अब अगर ये सप्लीमेंट्री टेंडर लाते हैं और अगला सीजन, तो हम 50 क्या हो सकता है 60-70 करोड़ भी दे पाएं। अगर सरकार की ये कोशिश रंग लाई तो न सिर्फ कैड को कम करना मुमकिन हो पाएगा, बल्कि रुपए की कमजोरी की वजह से पेट्रोल महंगा होने का जो खतरा पैदा हुआ है वो भी कम हो सकेगा। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। वोडाफोन एयरटेल के बाद आइडिया ने भी डेटा चार्जेस में कमी करके अपने ग्राहकों को तोहफा दिया है और एसआर स्टील को विदेश से $1 अरब की रकम जुटाने में कामयाबी मिली है। ऐसी बिजनेस और इकोनॉमिक जगत की कुछ और खबरें देखते हैं सिर्फ 2 मिनट में। वोडाफोन एयरटेल के बाद अब आइडिया सेल्यूलर ने भी 2G इंटरनेट चार्जेस में 90% की कटौती की है। यह कटौती प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों तरह के कनेक्शन पर लागू होगी। आइडिया के 8 सर्किल के ग्राहक इसका फायदा उठा सकेंगे। बाजार रेगुलेटर सेबी ने राजीव गांधी इक्विटी स्मॉल स्कीम्स यानी RGESS का न्यू फंड ऑफर NFO की अवधि बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। पहले यह अवधि 15 दिनों की थी। सेबी की नई घोषणा के बाद RGESS स्कीम्स में पैसा निवेश करने के बाद अब 30 दिनों का समय मिलेगा। बैंक या किसी वित्तीय संस्थान के कर्मचारियों को 1 अगस्त से म्यूचुअल फंड स्कीम बेचने के लिए एक खास नंबर एम्प्लॉय यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना जरूरी कर दिया गया है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का संगठन AMFI ने सेबी से सलाह के बाद ये फैसला किया है। म्यूचुअल फंड स्कीम्स की मिससेलिंग रोकने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। एसआर स्टील को विदेशी बाजारों से $1 अरब की रकम जुटाने में कामयाबी मिली है। कंपनी इससे कुछ और पैसे का इस्तेमाल अपना कर्ज कम करने में करेगा। कंपनी पर इस समय करीब $4 अरब का कर्ज है। देश में पिछले 2 साल में 10% बेरोजगारी बढ़ी है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी NSSO के मुताबिक 1 जनवरी 2009 तक 98 लाख लोगों के पास नौकरियां नहीं थीं, जबकि 1 जनवरी 2012 तक यह आंकड़ा बढ़कर 1 करोड़ 8 लाख हो गया। सबसे ज्यादा ऑफिस किराए के मामले में दिल्ली का कनॉट प्लेस का इलाका दुनिया में 5वें नंबर पर है। इस मामले में हांगकांग का सेंट्रल इलाका पहले पायदान पर है, जबकि लंदन वेस्ट एंड दूसरे, बीजिंग फाइनेंस स्ट्रीट तीसरे और बीजिंग सेंट्रल बिजनेस चौथे पायदान पर है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में ऑफिस के लिए करीब 10,500 रुपए प्रति फीट सालाना चुकाना होता है। रियल एस्टेट सर्विस कंपनी CBRE ने इसकी जानकारी दी है। उत्तराखंड में कुदरत की भारी तबाही के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 22,000 लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से बचाकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है, जबकि अभी भी 62,000 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। इसी बीच केंद्र सरकार उत्तराखंड में राहत और बचाव कार्य के लिए और हेलीकॉप्टर भेजने पर विचार कर रही है। इस समय उत्तराखंड में राहत और बचाव कार्य में NDRF की 13 टीमों के 422 और ITBP के 3,000 जवान के अलावा सेना के सैकड़ों जवान लगे हुए हैं। उधर केंद्र उत्तराखंड में तबाही और उसके बाद जारी राहत और बचाव कार्य पर चर्चा करने के लिए कल उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। और रोड प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए क्या करेगी सरकार? आवाज के पास है एक्सक्लूसिव जानकारी। और कमजोर रुपए की वजह से महंगे हो गए हैं कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स। पूरी खबर इस ब्रेक के बाद।
रोड एंड हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए कितना कर्ज दिया जाए, ये तय करने का अधिकार बैंकों को दिया जा सकता है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक किसी भी हाईवे प्रोजेक्ट की लागत तय करने का अधिकार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI से जल्द ही लिया जा सकता है। पूरे देश में आपकी गाड़ी ऐसे ही सर पर दौड़ सके, इसके लिए सरकार ने ऐलान तो बड़े बड़े किए, लेकिन जमीन पर कुछ खास नहीं दिखा, क्योंकि सड़क बनाने वाली कंपनियां पैसे की किल्लत से जूझ रही हैं। इसी परेशानी को दूर करने के लिए अब सरकार हाईवे प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनियों को आसान और ज्यादा कर्ज मुहैया कराने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक प्रस्ताव के तहत किसी भी प्रोजेक्ट की लागत तय करने का अधिकार अब बैंकों को दिया जा सकता है, ताकि उस लागत के आधार पर बैंक डेवलपर को कर्ज दे सकें। बैंकों को किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से प्रोजेक्ट की लागत का आकलन कराना होगा। इस मुद्दे पर वित्त मंत्रालय और रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्ट्री के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। सूत्रों की माने तो जल्द ही वित्त मंत्रालय बैंकों को जरूरी दिशा निर्देश जारी करने वाला है और इसका मकसद रोड प्रोजेक्ट की लागत को लेकर बैंक, NHAI और सड़क बनाने वाली कंपनियों के बीच बढ़ते मतभेद को सुलझाना है। दरअसल सड़क बनाने वाली कंपनियों पर आरोप लगता है कि वो प्रोजेक्ट की लागत बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, जबकि लागत तय करने का अधिकार रखने वाली NHAI पर यह आरोप लगता है कि वो प्रोजेक्ट की लागत वास्तविक से 15 से 20% कम बताती है। इसलिए बीच का रास्ता अपनाते हुए लागत तय करने का जिम्मा अब बैंकों पर छोड़ने का मन बना लिया गया है, ताकि चालू कारोबारी साल में 7,000 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। पिज़्ज़ा हट, मैकडॉनल्ड, डोमिनोज जैसे होम डिलीवरी देने वाले रेस्टोरेंट्स के खाने पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। सरकार ने ये साफ कर दिया है, लेकिन वित्त मंत्रालय सर्विस टैक्स पर कोई सफाई नहीं जारी करेगा। अब आपको डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, मैकडॉनल्ड्स जैसे किसी भी तरह के रेस्टोरेंट की होम डिलीवरी लेने पर सर्विस टैक्स नहीं भरना होगा, क्योंकि होम डिलीवरी देने वाले रेस्टोरेंट पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। सर्विस टैक्स को लेकर वित्त मंत्रालय के मौजूदा सर्कुलर 139 जो अगस्त 2011 में रिलीज किए गए और नोटिफिकेशन नंबर 25/2012 में साफ तौर से बताया गया है कि वही रेस्टोरेंट या होटल सर्विस टैक्स के दायरे में आएंगे जिनमें जाकर आप खाना खाते हैं। यहाँ तक कि आप अगर किसी होटल में ठहरते हैं और खाना अपने रूम में मंगवाते हैं तो भी आपको सर्विस टैक्स नहीं देना होगा। दरअसल बजट में वित्त मंत्री ने सभी तरह के AC रेस्टोरेंट पर सर्विस टैक्स लगने का ऐलान किया था, जिसके बाद से होम डिलीवरी देने वाले AC रेस्टोरेंट 1 अप्रैल से सर्विस टैक्स चार्ज कर रहे हैं। फिलहाल रेस्टोरेंट 12.36% सर्विस टैक्स लगाते हैं। असमंजस होने की वजह से रेस्टोरेंट ग्राहकों से सर्विस टैक्स तो लेते हैं, पर सरकार को सर्विस टैक्स नहीं भरते, जिसको देखते हुए CBEC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ने भी इस मुद्दे पर वित्त मंत्रालय से सफाई देने की सिफारिश की थी। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल वित्त मंत्रालय इस पर कोई सफाई जारी नहीं करेगा, क्योंकि वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक इससे और ज्यादा कंफ्यूजन बनेगा। श्रीमी चौधरी, मुंबई। और क्या आप जानना चाहते हैं कि इंटरनेट पर सबसे ज्यादा क्या सर्च करते हैं महिलाएं? तो बने रहिए हमारे साथ। और ब्लैकबेरी के नए स्मार्टफोन Q5 में क्या है खास, ये सब जानने के लिए बस बने रहिए। हम अभी लौटते हैं ब्रेक के बाद। स्विस बैंक में जमा काले धन पर विपक्ष ने खूब हो हल्ला मचाया। सरकार ने भी विदेशी सरकारों से बातचीत और व्हाइट पेपर लाने तक की कसरत की, लेकिन इस बीच वहां काला धन जमा करने वाले चौकन्ना हो गए हैं और वहां जमा भारतीय पैसे अब उड़ता जा रहा है। पिछले साल के जनवरी के मुकाबले दिसंबर में भारतीय पैसों में 35% की गिरावट आई है। पिछले साल के अंत तक स्विस बैंक ने भारतीयों ने सिर्फ 9,000 करोड़ रुपए ही जमा थे, जो कि अब तक का सबसे कम भारतीय धन है। पिछले साल की शुरुआत में 14,000 करोड़ भारतीय रुपए स्विस बैंक में जमा थे। स्विस नेशनल बैंक की ताजा रिपोर्ट में इसकी जानकारी मिली है। शॉपिंग महिलाओं को बेहद पसंद है और इंटरनेट ने उनकी इस पसंद में खूब मदद की है। गूगल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर महिलाएं गूगल सर्च में प्रोडक्ट के बारे में जानकारी खोजती हैं। इसके अलावा और भी कई दिलचस्प जानकारियां हैं इस रिपोर्ट में जो सामने आई हैं, और ये बताने के लिए हमारे साथ है हमारी संवाददाता कविता कृष्णन। कविता, क्या कहता है गूगल का वुमेन एंड वेब स्टडी? देश की महिलाएं इंटरनेट पर आखिर किन चीजों के बारे में सर्च करती हैं?
जी, देश भर में भारत में करीब 6 करोड़ महिलाएं इंटरनेट इस्तेमाल करती है। तो आपको क्या लगता है, क्या ढूंढ रही होंगी वो इंटरनेट पर? जाहिर सी बात है, वही ढूंढ रही है जिसमें आपको और हमें काफी दिलचस्पी है। अपैरल एंड एक्सेसरीज यानी कपड़े, जूते, हैंडबैग, परफ्यूम्स वगैरह वगैरह, ये है टॉप ऑफ द लिस्ट। इसके बाद आता है नंबर फूड एंड बेवरेज यानी खाने पीने की चीजों का, जिसके बाद है नंबर बेबी केयर प्रोडक्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स और हेयर केयर प्रोडक्ट्स का। इसमें काफी दिलचस्प बात बताई है गूगल ने। गूगल का कहना है कि स्किन केयर, हेयर केयर और बेबी केयर प्रोडक्ट्स के लिए जब औरतें सर्च करती है तब वो काफी ऑनलाइन, काफी इन डेप्थ रिसर्च भी करती है। यही नहीं, वो रेकमेंड भी करती है प्रोडक्ट्स को। करीब 25% औरतों ने बताया कि वो प्रोडक्ट्स ऑनलाइन रेकमेंड करती है। तो ऐसे लग रहा है कि काफी एक्टिव इंटरनेट कम्युनिटी बन गया है औरतों का। तो इस बेसिस पर अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि औरतें ऑनलाइन क्या करना पसंद करती है। जाहिर सी बात है, शॉपिंग टॉप द लिस्ट 25% औरतों ने बताया कि वो जब बेबी केयर प्रोडक्ट्स खरीदती है तो वो ऑनलाइन ही खरीदती है, यानी 4 महिलाओं में से 1 महिला बेबी केयर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन खरीदती है। इसके बाद आता है नंबर ईमेल और सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स का। इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा औरतें गाना डाउनलोड करना काफ़ी पसंद करती है। इंटरनेट का इस्तेमाल वो नौकरी ढूंढने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए भी करती है और वीडियोस देखना भी काफ़ी पसंद करती है। इनफैक्ट एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो यूट्यूब का यूज़र बेस है उसमें से 40% यूजर्स महिलाएं हैं भारत में। और इसके गूगल ने ये भी अंदाजा लगाने की कोशिश किया कि कौन से टॉप ब्रांड्स है जिसके लिए महिलाएं सर्च करती है। तो हॉटेस्ट ब्रांड्स ये है अपैरल एक्सेसरीज में ज़ारा और फास्ट ट्रैक, खाने पीने की चीज़ों में कोक यानी कोको कोला और अमूल, बेबी केयर में जो ई कॉमर्स वेबसाइट से फर्स्ट क्राई और बेबी ओए, हेयर केयर में लॉरियल और लिवॉन, और स्किन केयर में ऑरिफ्लेम और लैक्मे ब्रांड्स है जिसके लिए सबसे ज्यादा सर्च होता है। जी कविता, तो ये थी ज्यादातर महिलाओं की पसंद। लेकिन अब आपको बताते हैं सीएनबीसी आवाज के एक खास कार्यक्रम के बारे में। सीएनबीसी आवाज लेकर आ रहा है टूर और ट्रैवल इंडस्ट्री का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड्स, आवाज ट्रैवल अवार्ड्स। 25 जून को मुंबई में महाराष्ट्र टूरिज्म के साथ हम उन लोगों को सम्मानित करेंगे जो आपके सैर सपाटे को यादगार बनाते हैं। जुड़े हमारे साथ और जाने की अलग अलग कैटेगरी में किसने इस बार बाजी मारी है, क्योंकि इस अवार्ड के जज आप ही हो। अपनी गिरती सेल्स को बचाने के रास्ते में ब्लैकबेरी ने और एक कदम उठाया है। अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन Q5 के साथ ब्लैकबेरी थोड़े कम बजट वाले ग्राहकों को भी लुभाने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या ये होगा ब्लैकबेरी का कमबैक फोन? बता रहे हैं हमारे टेक गुरु। ये है BlackBerry Q5। BlackBerry के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम BlackBerry OS 10 पर चलने वाला ये पहला स्मार्टफोन है जिसकी कीमत 25,000 से कम होगी। इससे पहले बाजार में BlackBerry OS 10 पर चलने वाले Z10 और Q10 की कीमत 40,000 को भी पार कर रही थी। मिडिल प्राइस सेगमेंट के कंज्यूमर्स के लिए BlackBerry Q5 एक जबरदस्त बिजनेस स्मार्टफोन है। इस फोन में BlackBerry का QWERTY कीपैड और टच स्क्रीन का जबरदस्त कॉम्बिनेशन दिया गया है। BlackBerry Q5 में 3 इंच की LCD टच स्क्रीन दी गई है। BBOS 10 पर चलने वाले स्मार्टफोन में 1.2 गीगाहर्ट्ज का डुअल कोर प्रोसेसर दिया गया है। 8 GB की इंटरनल मेमोरी के साथ आने वाले इस फोन में फोटोग्राफी के लिए 5 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। BlackBerry Q5 को भारत जैसे प्राइस कॉन्शियस मार्केट को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। इस फोन की कीमत 20 से 25,000 रुपए तक होने की उम्मीद है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि लगभग हर प्राइस सेगमेंट में बिकने वाले एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स के मुकाबले 20 से 25,000 रुपए के BlackBerry Q5 को कितने लोग चखना चाहेंगे। अभिषेक तेलंग, मुंबई। और आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।